हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। आज के एपिसोड में बात होगी जो नागालैंड में एक ज़बरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हो रही है। जो गवर्नर हैं एन रवि, जो नागालैंड में जो टॉक्स चल रही हैं उनके इंटरलोक्यूटर रहे हैं, बहुत ख़ास हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवल के, खुद स्पेशल डायरेक्टर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है जून 16 को, और इस लेटर की कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको लॉ बताना चाहूँगा। आर्टिकल 371 ए में जो नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और इसका एक कंपैरिजन थोड़ा सा आपको 370 से दूंगा कश्मीर के बारे में, जिसको अब बहुत डाइल्यूट कर दिया है, और उसमें कुछ हमारी जो हिपोक्रेसी है वो नज़र आएगी, और जो हमारा लैक ऑफ कमिटमेंट है फेडरलिज्म को। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि सारी स्टेट्स के साथ सेंटर की एक सी रिलेशनशिप हो। स्टेट टू स्टेट सिचुएशन डिफर कर सकती है और वो डिफरेंट रिलेशनशिप हो सकती है। अब ये समझ लीजिए कि ये जो गवर्नमेंट है वहाँ पे नेफ्यू रियो की, ये इसमें बीजेपी बहुत बड़ी उनकी सपोर्टर है। बीजेपी एलआई है। आपको मालूम है कि बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में अब अपने कदम बहुत मजबूत कर लिए हैं। कई स्टेट्स में उनकी गवर्नमेंट है, कई स्टेट्स में वो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो एन रवि ने अपने लेटर में चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि आर्म्ड गैंग्स ब्रेजनली रनिंग देयर ओन गवर्नमेंट। ये नागालैंड हमारी इंटरनल टेरिटरी है। जो कुछ लद्दाख में हो रहा है, जिस तरह से नेपाल ने अमेंडमेंट करके अपना मैप बदल दिया है, अब ये देखिए कि ये किस स्टेट में हम आ गए हैं कि इंटरनल हमारी टेरिटरी में गवर्नर लिख रहा है, बीजेपी का अपॉइंटेड गवर्नर है, बहुत खास है मोदी सरकार का, कि वहां पर सरकार नहीं चल रही बल्कि आर्म्ड गैंग्स अपनी सरकारें चला रहे हैं। मैं समझ रहा हूं ये टोटल जो है कोलैप्स की तरफ इशारा कर रहा है। खुद जब गवर्नर कह रहा है कि सिचुएशन ग्रिम है, वायलेंस हो रही है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और वो ये बात कह रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पिछले अगस्त से हो रही है, यानी 1 साल हो रहा है। प्रिकेरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो 1 साल से वहां पे चल रही है जब उन्होंने ऑफिस एज्यूम किया। और वो फिर ये बात कह रहे हैं कि अब वो सिचुएशन आ गई है जब वो आर्टिकल 371 ए क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में जो स्पेशल पावर गवर्नर की है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, उसका इस्तेमाल करते हुए पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और डायरेक्शन इशू करेंगे। यानी हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है जिसमें चीफ मिनिस्टर का काम है ये काम करना, वो भी कोलैप्स कर रहा है। वो कह रहे हैं जो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स होगी वो भी अब मैं करूंगा। आपको मालूम है कि दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पावर को एक्सरसाइज करते रहे। हद हो गई है। गवर्नर कह रहे हैं कि जो एनुअल अप्राइजल रिपोर्ट है ऑफिसर्स की, मैं रिव्यू करूंगा, मैं इवेलुएट करूंगा। और वो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट के डेवलपमेंट फंड्स हैं वो अंडर ड्यूरेस ये आर्म्ड गैंग्स रेगुलरली रैंसम करते हैं और उसे ले लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि एक सिंडिकेट वहां पे रन हो रही है जिसमें कंट्राबैंड और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की डीलिंग्स हैं, और ये आर्म्ड गैंग्स चेक पोस्ट एट एवरी पॉइंट जो है ऑपरेट कर रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? विद द नॉलेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं मुझे ट्रांसपोर्टर्स ने लिखा है कि जब ट्रक्स नागालैंड में एंटर होते हैं तो 200% कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है। फिर आगे गवर्नर अपना सीएजी 2018 की रिपोर्ट कोट करते हुए कहते हैं कि साहब एक जबरदस्त टेस्टिमनी इस पूरे बर्बादी की जो है वो है मैसिव लीकेज ऑफ फंड्स विद इंप्यूनिटी, और पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट में डाउनस्लाइड है, रोड्स में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइवलीहुड में। और वो ये कह रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टेमिक रैंसम ऑफ आर्म गैंग्स ऑपरेट कर रहा है विद द कंकरेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट।
और यहां तो गवर्नर ने हद ही कर दी। वो कह रहे हैं आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत जहां 5 साल की मिनिमम सजा है, वहां लोगों को 5 दिन की सिर्फ सजा हो रही है। आप देखिए, हम ट्रिपल डिवोर्स पे 3 साल की सजा का प्रोविजन कर रहे हैं। ये हमारे यहां हालत हो रही है। अब सरकार ने कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने कहा साहब 2015 से 893 केसेस रजिस्टर हुए हैं रिबेल ग्रुप्स के खिलाफ। 1238 लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। गवर्नर साहब ने ये कहा हमने तो जनवरी 2020 में ही एसआईटी बनाने की एडवाइस दे दी थी चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आइए जरा समझते हैं नागालैंड को और फिर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को कि कॉन्स्टिट्यूशन नागालैंड से कैसे डील करता है। लैंडलॉक स्टेट है, इंडिया की ये 16th स्टेट है। 1 दिसंबर 1963 को ये स्टेट बनी है। 88% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, यानी कश्मीर में जितने मुस्लिम्स हैं उससे बहुत ज्यादा क्रिश्चियंस है नागालैंड। इनफैक्ट ये ओनली प्रीडोमिनेंटली बैप्टिस्ट स्टेट है इन द वर्ल्ड। बॉर्डर अरुणाचल से मिलता है नॉर्थ में, आसाम से वेस्ट में, मणिपुर से साउथ में। ये जो वर्ड नागा है ये बर्मीज ओरिजिन का वर्ड है। बर्मीज में नाका कहते थे और नागा यानी पीपल विद ईयर रिंग्स। जब ब्रिटिश आए उन्होंने ये रिकॉर्ड किया एज नागा। जो फर्स्ट यूरोपियंस वहां गए थे वो कैप्टन जेनकिंस और परबेटन थे 1832 में। फिर कई वॉर्स हुई ब्रिटिश की नागास से। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जापानीज जो थे उन्होंने इंडिया में थ्रू कोहिमा एंटर करने की कोशिश की। इंडियन नेशनल आर्मी जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उसके बहुत लोग मारे गए। 4000 तकरीबन जो सोल्जर्स थे वो एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। 3000 जापानीज जो थे उनकी डेथ हुई। 1929 में इन्होंने मेमोरेंडम दिया साइमन कमीशन को और इन्होंने कहा कि भाई हमको ऑटोनॉमी चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। 1929 से 35 तक वो सॉवरेन सेल्फ रूल की डिमांड करते रहे और उनकी इस डिमांड को देखते हुए 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें इस एरिया को एक्सक्लूडेड एरिया रखा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन पे लागू नहीं हुआ। 9 अप्रैल 1946 को नागा नेशनल काउंसिल ने कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट प्लान आया हुआ था, उनसे मिले और उनको यह कहा कि नागा फ्यूचर में बाउंड नहीं होगा किसी भी आर्बिट्रेरी डिसीजन को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी और उनकी कोई भी रिकमेंडेशन जो नागा को कंसल्ट किए बिना नहीं हुई वो उसको नहीं मानेंगे। फिर अगस्त 10, 1946 में नेहरू ने लेटर लिखा, उनको ऑटोनॉमी प्रॉमिस की और फिर आपको मालूम है 1960 में 16 पॉइंट एग्रीमेंट हो गया और फिर वो 1962 में इस बात पे राजी हो गए कि वो इंडियन स्टेट का हिस्सा बनेंगे। अब ये एग्रीमेंट जो है ये नागाज में और नेहरू में हो रहा है। ये वैसा नहीं है एग्रीमेंट जैसा राजा हरि सिंह और माउंटबेटन में हुआ था। राजा हरि सिंह और माउंटबेटन में जो एग्रीमेंट हो रहा था वो दो सॉवरेन स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट हो रहा था। आपको मालूम है कि ब्रिटिश इंडिया जो थी वो डायरेक्टली रूल बाय ब्रिटिश थी, उसका पार्टीशन हुआ था और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनकी सॉवरेंटी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने रेस्टोर कर दी थी। उस रेस्टोर्ड सॉवरेंटी पर राजा हरि सिंह ने अपनी सॉवरेंटी असर्ट करते हुए वो एग्रीमेंट किया था। अब ये गवर्नर साहब एन रवि ये कह रहे हैं कि नागास को जो हमारा कमिटमेंट है वो सोलेमन और सेक्रेट कमिटमेंट है। तो फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो राजा हरि सिंह को और कश्मीर के लोगों को कमिटमेंट दिया गया था वो सोलोमन और सेक्रेट क्यों नहीं था? इस एग्रीमेंट के नतीजे में 371 आएगा, 13th अमेंडमेंट होगा 1962 में। क्या बातें थी मेन, और वो पूरी रिफ्लेक्टेड हैं इस आर्टिकल में कि गवर्नर को स्पेशल पावर होगी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। वही अब एन रवि असर्ट कर रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो फंड्स के बारे में जिम्मेदार होंगे। जो एक डिस्ट्रिक्ट है तुएनसेंग डिस्ट्रिक्ट, उसको एडमिनिस्टर करने की रीजनल काउंसिल होगी।
जो ट्राइब्स इलेक्ट करेंगी, और कोई भी लॉ जो नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी वो इस डिस्ट्रिक्ट पे लागू नहीं होगा जब तक उनकी रीजनल काउंसिल इसे अप्रूव ना करे। देखिए ये फेडरलिज्म का कितना बड़ा एक मिसाल है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपनी ही स्टेट के बनाए हुए लॉ से बाउंड नहीं होगा, और कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट बनाएगी नागालैंड पे अप्लाई नहीं होगा जब तक नागा लेजिस्लेटिव असेंबली उसको पास ना कर दे। यही तो कश्मीर में था, 370 में यही था कि जो मैटर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से हो जाएंगे, जो मैटर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंकरेंस दरकार होगी। फिर यह बात कही गई जो रिलीजियस और सोशल कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं नागास की, उनको टच नहीं किया जाएगा। आइए मैं आपको ले चलता हूं आर्टिकल 371 में, और आपको मालूम है इसी अमेंडमेंट से वर्ड स्पेशल जो था वो पार्ट 21 में ऐड किया गया, वरना पहले ये टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन था, अब इसमें स्पेशल जोड़ दिया है। और बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो ये कह रहे हैं कि स्पेशल अलग है और टेम्परेरी अलग है। और नागालैंड का और स्टेट्स का आपको मालूम है कि जिस तरीके का 370 था ऐसे प्रोविजन 11 और स्टेट्स में है, कश्मीर को लेके टोटल 12 जगह थे वो, तो वो कह रहे हैं स्पेशल वाले रहेंगे और टेम्परेरी वाले नहीं रहेंगे। ये डिस्टिंक्शन, हर स्पेशल प्रोविजन जो है वो टेम्परेरी होता है। अब जो लॉ आज भी स्टैंड कर रहा है 371A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, यही 370 में था कि पूरे संविधान में जो लिखा हुआ है वो नहीं माना जाएगा। नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागाज, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस involving decisions according to Naga customary law, owner and transfer of land and its resources। कश्मीर का तो ये लॉ प्री इंडिपेंडेंस था, राजा हरि सिंह ने कश्मीरी पंडितों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया था कि बाहर वाले लैंड नहीं खरीद सकते। अब यही लॉ यहां पे है, shall apply to state of Nagaland unless legislative assembly of Nagaland by a resolution so decide। फिर वो एग्रीमेंट की बात आ गई कि साहब वो स्पेशल पावर होगी गवर्नर की लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में। फिर ये क्वेश्चन कि इस मामले में गवर्नर अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन में ही एक्ट करेगा, डिस्क्रिशन में। अब कोई मैटर क्या गवर्नर के स्पेशल पावर में है या वो चीफ मिनिस्टर के यहां जाएगा, इसका डिसीजन भी गवर्नर करेंगे और ये डिसीजन फाइनल होगा, और कोई कोर्ट जो है वो इस डिसीजन को एग्जामिन नहीं करेगी। फिर आगे ये बात कह दी गई कि साहब प्रेसिडेंट जो साहब हैं वो गवर्नर की रिपोर्ट पे अगर वो चाहेंगे तो ये स्पेशल सिचुएशन जो है वो खत्म कर देंगे। फिर अगर फंड्स का मामला होगा तो वो फंड्स जो आएंगे उसको भी गवर्नर साहब जो हैं ओवरसी करेंगे और एग्जामिन करेंगे। फिर ये भी प्रोवाइड किया गया तुएनसेंग डिस्ट्रिक्ट में एक 35 मेंबर्स की जो है वो काउंसिल होगी। इस काउंसिल की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या सैलरीज होंगी, कैसे बिजनेस कंडक्ट करेंगे, सब गवर्नर साहब तय करेंगे। और आप ये देखिए कि यहां तक कह दिया इस मामले में कि ये 10 साल तक रहेगा, और इनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी 12 मेंबर वो इसी में से आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और उसकी वजह से आर्टिकल 54, 55 में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन से सिलसिले में मामला है उसमें भी ये माने जाएंगे। अब आप ये देखिए कि ये 10 साल बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट वाली ऑटोनॉमी थी ये खत्म हो गई, लेकिन फिर भी समझने की बात यह है कि एक तरफ 370 में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा है 2 स्टेट्स के बीच में और हम उससे पलट गए, और दूसरी तरफ ये एक एग्रीमेंट था भारत सरकार का, इंडिपेंडेंस के बाद का एग्रीमेंट था, हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया। हमारा क्रिमिनल लॉ और हमारा सिविल लॉ नागालैंड में लागू नहीं होता,
और हम बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की करते हैं। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी हमारी हिपोक्रेसी है। और अभी तो आपने देख लिया एपिडेमिक के दौरान, जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट पे पहले सेंटर ने ऑर्डिनेंस बनाया और फिर कई स्टेट्स ने अपने अपने ऑर्डिनेंस बना दिए। अरे भैया, सेंट्रल लॉ काफी क्यों नहीं था? क्यों स्टेट्स अलग अलग ऑर्डिनेंस बना रही हैं? इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एक मिथ है। मैं आपको बता चुका हूं, सीआरपीसी और आईपीसी में भी बहुत अमेंडमेंट्स हैं जो स्टेट्स ने कर लिए हैं। अब आप ये सोचिए कि इस सिचुएशन में जब इतनी ऑटोनॉमी उनकी स्टेट को मिली हुई है, यहां तक कह दिया आर्टिकल 371 क्लॉज 3 में कि अगर कोई डिफिकल्टी अराइज करेगी तो प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डू एनीथिंग इंक्लूडिंग एडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी अदर आर्टिकल which appear to him to be necessary for the purpose of removing difficulty। 3 साल के लिए था यह प्रोविजन। लेकिन देखिए कितना बड़ा प्रोविजन किया जा रहा है कि कोई भी आर्टिकल जो है उसको चेंज किया जा सकता था। कौन चेंज कर सकता था? प्रेसिडेंट। इसी तरह 370 था, 370 में भी कोई मॉडिफिकेशन प्रेसिडेंट किया जा सकता था। जितना हमने 370 का क्रिटिसिज्म सुना, क्या आपने कभी नागालैंड के इस प्रोविजन का वो सुना? अभी तो हमारा एग्रीमेंट चल रहा था, उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अलग फ्लैग चाहिए। बाद में वो बातें कुछ पूरी तरह बन नहीं पाई, कुछ और चीजों में सरकार बिजी हो गई। लेकिन बात समझने की ये है कि मैं कोई नागालैंड को जो ऑटोनॉमी दी हुई है उस ऑटोनॉमी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं प्रिंसिपल एक होना चाहिए। प्रिंसिपल ये है कि स्टेट्स को, लोगों को ऑटोनॉमी देने से देश कमजोर नहीं होता है। देश जब आपकी डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, डाइवर्स रीजन्स हैं, हर रीजन की अलग एस्पिरेशंस हो सकती हैं, सेंटर की हर रीजन से अलग तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। जो ये 11 स्टेट से अलग अलग रिलेशनशिप है, ये आर्टिकल 371, ये पार्ट 21 उसी को दिखाया जाता है। अब बिल्कुल बार बार सरकार ये कहती है कि 371 जो नागालैंड के बारे में है, इसको रिमूव करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। क्यों इरादा नहीं है? अगर आपको 370 से प्रॉब्लम थी तो फिर जितना भी स्पेशल प्रोविजन, टेम्परेरी प्रोविजन किसी भी स्टेट के साथ है, उससे आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। हमें प्रिंसिपल एक ही रखना चाहिए। अलग अलग प्रिंसिपल रखने से जो एक स्टेट्समैनशिप है, जो एक इम्पार्शियलिटी है, वो कंप्रोमाइज होती है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को आप वाइडली शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।